हेलो। परीक्षा में सम्मिलित होने के जो उम्मीदवार, परीक्षा मुख्य परीक्षा, अधिकांश परीक्षाओं में इंडियन एविडेंस एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इसके पहले संस्कृत के बारे में जान चुके हैं, यदि आपने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो ये आपको बताया जा चुका है कि संस्कृत क्या है और संस्कृत कब इररिलेवेंट हो जाती है, कब उसे असंगत माना जाता है। 24, 25 और 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26 इसको डील करती है और विस्तृत लेक्चर जो आज का है वो धारा 27 पर है। पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिकैपिंग कर लेते हैं कि धारा 24, 25 और 26 में क्या प्रावधान है, ताकि आपको धारा 27 समझ में आ सके। धारा 24 में उन कन्फेशन को इररिलेवेंट कहा गया है जिसके बारे में ये साक्ष्य आ जाए कि किसी संस्कृत को प्राप्त करने के लिए किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रयोग किया गया है, इंड्यूसमेंट दिया गया है, थ्रेट किया गया है या उसे वचन दे करके उसे अपराध को स्वीकृत कराई गई है, और ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का संबंध स्वीकृत या संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों से है। यानी ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ दैट ऑफेंस। किसके द्वारा होनी चाहिए? कहा गया पर्सन इन अथॉरिटी, कोई प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसा उत्प्रेरणा, ऐसी धमकी, ऐसा वचन दिया गया हो, और ऐसे उत्प्रेरणा, वचन और धमकी से अभियुक्त को क्या फायदा हो, अभियुक्त को यह आभास हो रहा हो कि वो अपराध से बच जाएगा या अपराध के संबंध में उसे कोई सुविधा मिल जाएगी या अभियुक्त कोई ये सांसारिक कोई लाभ उससे प्राप्त कर लेगा। तो ये कहा गया धारा 24 में कि इस प्रकार से अगर प्राप्त की गई संस्कृतियां हैं तो साक्ष्य में असंगत हैं, इररिलेवेंट हैं। यानी संस्कृतियां जो प्राप्त की गई हैं कैसे हैं? बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। और ऐसा इंड्यूसमेंट, ऐसा थ्रेट, ऐसा प्रॉमिस, इट मस्ट बी रिलेटेड टू दी ऑफ चार्ज ऑफ दैट ऑफेंस, उस आरोप से संबंधित हो जो अभियुक्त पर लगाया गया हो, और किसी प्राधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसा उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया हो जिससे कि अभियुक्त को यह आभास हो रहा हो कि वो उससे कुछ लाभ प्राप्त कर लेगा। तो ये धारा 24 कहती है ये ऐसे इस ढंग से प्राप्त की गई जितनी भी संस्वीकृतियां हैं वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होंगी, एडमिसेबल नहीं होंगी। और जस्ट इससे रिलेटेड एक सेक्शन भी ध्यान में रख लीजिएगा, सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 इसी सेक्शन 24 से रिलेटेड है कि कहता है इफ इट इज मेड आफ्टर इंप्रेशन कास्ड बाय सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, कि ऐसी उत्प्रेरणा, ऐसी धमकी, ऐसे वचन का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात अगर ये संस्वीकृत की गई है तब ये तो रेलेवेंट हो जाएगी, सुसंगत हो जाएगी धारा 28 में। तो ये एक धारा 24 है जो
जो कन्फेशन को इररिलेवेंट डिक्लेयर कर देती है। फिर आता है धारा 25। धारा 25 बहुत ब्लैंकेट एक रोक लगाती है, इफ इट इज मेड टू ए पुलिस ऑफिसर। अगर किसी पुलिस अधिकारी को कोई संस्वीकृत की गई है तो ऐसी संस्वीकृतियां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। धारा 25, किसी पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृत, तो ये उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृतियां प्रूव नहीं की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है धारा 26। धारा 26 कहता है इफ इट इज मेड इन द प्रेजेंस, इन बल्कि वर्ड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट व्हेन द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। 26 ये कहता है कि ये संस्वीकृत सुसंगत तो होगी, लेकिन कब होगी? जब ये किसी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो, भले ही अभियुक्त उस समय पुलिस अभिरक्षा में रहा हो। ये धारा 26 कहती है। तो 24 में आपने देखा कब इररिलेवेंट है, 25 में टोटल इररिलेवेंट है, 26 में अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नहीं है तो इररिलेवेंट है, अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली गई है तो ऐसी स्वीकृत, ऐसी संस्वीकृत रेलेवेंट रहेगी। इफ इट इज टेकन बाय रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट व्हाइल अक्यूज्ड वाज इन ए पुलिस कस्टडी। ये 3, 24, 25 और 26। अब इसके बाद जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 27। इस सेक्शन 27 को कहा जाता है कि ये परंतुक है। जो वर्ड यूज किया गया है धारा में, तो इट क्रिएट्स जस्ट एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 25 एंड 27। 24 तो अलग है, 25 पुलिस कस्टडी में है, 26 है अक्यूज्ड है पुलिस कस्टडी में, बट संस्वीकृत, उसने जो स्वीकृत किया है, जो अपराध को स्वीकार किया है, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया है, तो स्वीकृत हो जाएगी। अब इसी को आगे बढ़ते हुए धारा 27 आती है। धारा 27 क्या है? धारा 27 कहते हैं धारा 24, 25, 26, इन तीनों को, ये एक तरह से इन तीनों का अपवाद क्रिएट करती है। धारा 27, 27 का सेक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको पहले बेयर एक्ट देख लेना चाहिए कि एक्ट क्या कह रहा है। एक्ट क्या कह रहा है? वर्डिंग यूज करता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer। अब इसको तोड़ के समझिए। when a fact is deposed to discovery in consequence of information received from an accused in the custody of a police, then so much of such information, whether it amounts confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved। अब ये क्या कह रहे हैं? जब किसी अपराध के अभियुक्त जो कि पुलिस कस्टडी में है, उसने कोई सूचना दी जो अपराध से संबंधित है, उसकी सूचना पर कोई तथ्य की जानकारी पुलिस को हुई,
तो उसका वो स्टेटमेंट जो पता हुए और उस जो जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर कुछ तथ्यों का पता चला है या कोई सामान बरामद हुआ है, तो कह रहे हैं उसका वो स्टेटमेंट जो कि पता हुए तथ्यों से स्पष्टता संबंधित है, पता चले तथ्यों से स्पष्टता संबंधित है, तो उसके स्टेटमेंट का, उसके बयान का, उसकी स्वीकृति का वो हिस्सा साबित किया जा सकता है, भले ही संस्कृत की श्रेणी में वो आता हो अता ना हो। इंग्लिश में जान लिए सेक्शन 27 फिर से, इसमें 4 पॉइंट बनते हैं। व्हेन एट एनी ट्रायल एविडेंस इज लेट टू द इफेक्ट दैट सम फैक्ट्स वेर डिस्कवर्ड। 27 को लागू होने के लिए पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जब किसी परीक्षण में इस बात की साक्ष्य अभियोजन की ओर से दे दी जाती है कि कुछ तथ्यों की जानकारी हुई थी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्यूज्ड व्हाइल ही वाज इन पुलिस कस्टडी। जो जानकारी हुई है वो अभियुक्त के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी गई किसी सूचना के आधार पर हुई है। ये साक्ष्य जब दे दी जाती है विवेचक के द्वारा या अभियोजन के द्वारा कि किसी तथ्य का पता चला है अभियुक्त के बयान के आधार पर, अभियुक्त की गई स्वीकृति के आधार पर किसी तथ्य का पुलिस ने पता लगाया है, तब so much of information as relates to the facts discovered, तो वो जो बयान उसने दिया अभियुक्त ने, वो जो उसने सूचना दी थी पुलिस को, उसका वो भाग जो कि इस पता चले तथ्य से या बरामद माल से स्पष्टता संबंधित है, तो बयान का केवल उतना ही भाग साक्ष्य में उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है, चाहे अभियुक्त का बयान कन्फेशन की कैटेगरी में आता हो और ना होता हो। तो जान लिए ये जो अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है, इसका जो बयान है वो बयान ऐसा है जिसके आधार पर कुछ तथ्यों का ज्ञान हुआ और वो जो उसने बयान दिया, जो संस्वीकृत उसने की, वो पता चले तथ्यों से सीधे और स्पष्ट रूप से संबंधित हो, तब उसके बयान का उतना ही अंश है जो उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ किया जा सकेगा, उसके आगे नहीं। जैसे केसला हम देखते हैं, एक के डिस्कस करते हैं ABC करके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, R is accused of an murder of P. He is arrested and kept in custody of the police officer. In course of investigation, R confesses his guilt and says that he murdered P with a भुजौली। क्या सूचित किया कि उसने P की हत्या एक भुजौली से की है, and after murder he buried the भुजौली in a tank। और पानी के एक तालाब में उसने हत्या करने के बाद भुजौली को छिपा दिया है। ये उसने स्वीकृत की है। जो पुलिस कर्मचारी है या विवेचक है, वो अभियुक्त को लेकर के और स्वतंत्र साक्ष्यों को लेकर के उस तालाब पर जाता है जहां पर उसने भुजौली को छिपाया था। The statement of the accused that he murdered and buried the Bujoli in the tank is a confession। ये जो पूरा बयान पढ़ेंगे तो क्या होगा, कह रहा हमने हत्या की, एक स्टेटमेंट ये कि उसने P की हत्या की और भुजौली को उसने जो है तालाब में छिपा दिया। तो जनरली देखा जाए इट इज ए स्टेटमेंट मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, दैट इज वाई इट इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इन धारा 25 साक्ष्य अधिनियम में ये सुसंगत नहीं है, बयान इसका असंगत हो जाता है। बट यहां
सेक्शन 27 आता है बीच में। वो क्या कहता है कि इफ सम फैक्ट इज डिस्कवर्ड, यानी सपोज पुलिस ऑफिसर टैंक के तालाब के पास जाता है और वहाँ पर अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, उसके इशारे पर, उसकी निशानदेही पर उस भुजौली को जो है किसी गड्ढे के किनारे से मट्टी के अंदर से बरामद कर लेता है, निकाल लेता है। द मैच द इंफॉर्मेशन विच लीड्स द डिस्कवरी विल बी प्रूव्ड। अब यहाँ पर अभियुक्त की बयान का उतना हिस्सा कि उसने भुजौली को तालाब में छिपा दिया है, ये अंश जो है इसको इस अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। तो इस तरह धारा 25 और 26 का ये एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है धारा 27। तो धारा 27 के लिए जो एक सवाल ये उठता है कि वो जो स्थान जो बताता है, इफ इट इज नोन टू द पब्लिक एट लार्ज, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे पुलिस ना जानती हो पहले से, या पब्लिक उसकी को पूरी जानकारी उसे है, सभी हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्डेड कैन नॉट बी सेड टू हैव लेड टू द डिस्कवरी। नॉन प्लेस है, ओपन प्लेस है, हर व्यक्ति जानता है। तो अगर पुलिस ने वहाँ से माल बरामद कर लिया तो ये नहीं कहा जाएगा कि अभियुक्त की द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ये किसी तथ्य की जानकारी हुई है। अब एक केस ला इस पर है, जैसे एक पहला केस ला इसमें है, पुराना है, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिसाइड किया गया है कि अभियुक्त ने यह कथन किया था, आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स विच आई टुक आउट फ्रॉम दी हाजी बंदर ऑन 1 अगस्त। I will tell the place of deposit of 3 chemical drums। बयान क्या आ रहा है कि मैं उन 3 ड्रमों को छिपाने के स्थान के बारे में बता सकता हूँ। डिपॉजिट ऑफ 3 केमिकल ड्रम्स। अब बयान का अगला हिस्सा है विच आई टुक आउट फ्रॉम द हाजी बंदर। 2 हिस्सा हो गए, जिसे हमने हाजी बंदर से लिया था। तो दोनों स्टेट में मिलाया जाए तो धारा 25 से ये बार्ड है, लेकिन धारा 27 कहता है कि इसका ये बयान कि आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स। वो कहता मैं बता सकता हूं वो तीनों ड्रम कहां छिपे हैं। उसके बताने पर अगर वो ड्रम वहां से बरामद हो जाता है तो उसका ये स्टेटमेंट सुसंगत हो जाएगा धारा 27 में। अब आगे देखिए, हम कहते हैं पी कोटैया। एक बात और जान लीजिए, बहुत सा अभी कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति विवेचना के दौरान तो अभियुक्त नहीं बनाया जाता, लेकिन परीक्षण के दौरान उसे बतौर अभियुक्त तलब कर लिया गया। वो या एफआईआर में वो अभियुक्त नहीं है, लेकिन जब उसका चार्जशीट दाखिल होती है, पुलिस रिपोर्ट आती है, तो उसमें उसका नाम बढ़ा दिया जाता है। और इसने जब बयान दिया था तब वो अभियुक्त नहीं था। और सेक्शन 27 क्या कहता है कि किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति, उसका बयान, उसके द्वारा दी गई सूचना कवर होती है। तो इस पर जो केस लॉ है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि उपाध्याय, 1960 का केस है, सुप्रीम कोर्ट।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस एट ट्रायल वेदर और नॉट ही वॉज एक्यूज्ड वेन ही मेड कन्फेशन, कि जब उसने बयान दिया था, भले उसने अपराधी ना रहा हो, अगर परीक्षण के दौरान वो अपराधी है, अभियुक्त बनाया गया है, तो धारा 27 लागू हो जाएगी। तो ये धारा 27 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि उपाध्याय, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया। बस ज़रूरत क्या है, इसमें आवश्यक बात क्या है कि जब उसने सूचना दी थी तब वो पुलिस कस्टडी में था, भले उसमें अभियुक्त ना रहा हो, सुबह पर गिरफ्तार किया गया हो, अक्यूज नेम ना किया गया हो। तो ये कस्टडी की परिभाषा बाद में चेंज हुई और देवमणि उपाध्याय के पहले यह आवश्यक था कि वो जिस वक्त उसने सूचना दी उस समय वह अपराधी था। तो ये देवमणि उपाध्याय के केस से ये अब परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। अब इस पर देखिए जो केस लॉ मेनली है, ये है पी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर। पी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, AIR 1947 प्रिवी काउंसिल, AIR 1947 प्रिवी काउंसिल पेज 67, नोट कर लीजिए। AIR 1947 PC पेज है 67। बहुत लीडिंग केस है, आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत जगह पूछे जाते हैं ये केसेस। जैसे इसमें क्या था फैक्ट का, accused arrested and made a statement। हत्या और बलवे के मामले में इसका अभी ट्रायल चल रहा था अभियुक्त का। उसने बयान क्या दिया, वो कहता है अबाउट 14 days ago आई कोटैया एंड पीपल ऑफ माई पार्टी, आई कोटैया एंड पीपल ऑफ माई पार्टी lay in wait for Sivaya and others about sunset। यानी जब सूरज डूब रहा था उस समय इस अभियुक्त ने कहा, मैं और कोटैया और मेरी पार्टी के लोग जो है सिवैया और अन्य लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। सूरज ढल रहा था, पुल पाक टैंक, कोई तालाब था, तालाब के किनारे ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी मृतकों का। स्टेटमेंट में आगे का था, वी आल बीट बद्दुपत्ती चीना सिवैया सुबैया। बयान में भी कहता है कि हम लोगों ने बुद्धुपत्ती चीना नारायणा अरे सिवैया और सुबैया को की हत्या कर दी, और जो कुछ लोग थे वो भाग गए। और ये भी क्या कि हमारे पक्ष का एक व्यक्ति रमतैया, उसको भी चोटें आई हैं और रमतैया के हाथ में एक स्पीयर था, छुरा था। उस रमतैया ने छुरा जो अभियुक्त है उसके हाथ में दे दिया। बयान उसने कहा, उसने मुझे दे दिया, आई हिड स्पीयर एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ वेनकटा इन द विलेज। बयान में कह दिया उसने कि मैंने उस छुरे को और अपनी लाठी को कोई गांव के कोई व्यक्ति वेनकटा था उसके भुसौले में कहीं छिपा दिया। आई विल शो इफ यू कम, अगर आप आए चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये इतना लंबा बयान इसने पुलिस कस्टडी में पुलिस को दिया। कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ये कहा कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट इज एडमिसेबल है, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने कहा द इन द
स्टेटमेंट मेड बाय द फर्स्ट अक्यूज्ड, जो पहला बयान जिसने दिया था उसका इतना जो पूरा बयान था उसमें से सिर्फ इतना हिस्सा, एक पार्ट कहा कि वो जो है साक्ष्य में ग्राह्य है, एज ए कन्फेशन अंडर सेक्शन 27। वो क्या, कौन सा पार्ट? आई हिट द स्पीयर एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ वेनकटा इन द विलेज, आई विल शो इफ यू कम। उसने कहा मैंने उस छुरी को और अपनी लाठी को, अपने डंडे को गांव के किसी व्यक्ति के बारे में बताया कि उसके हमने छिपा दिया है, यदि आप चलें तो उसे हम दिखा सकते हैं। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ओनली दिस पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट इज एडमिसिबल बिकॉज दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ स्टिक एंड स्पीयर। यानी इसके इसी सूचना के आधार पर उसके लाठी और उसकी जो छुरा था उसकी डिस्कवरी हुई थी। बयान का शेष भाग जिसमें उसने कहा था कि हम लोग इसका वेट कर रहे थे, इसके बाद हम लोगों ने मिलकर के 4 व्यक्तियों को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, ये जो हत्या करने वाला स्वीकृति है, ये सारे बयान जो है ये नहीं साक्ष्य में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये पी कोटैया का केस जो है ये लीडिंग केस है, इसमें फैक्ट पूरा डिटेल आ गया है। इसके बारे में आपने जैसे कि देखा कि ये देव उपाध्याय भी आपने देखा,